दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। स्वर्ण समय आएगा फिर से, नवोत्कर्ष छाएगा फिर से। झुका हुआ हर शीश उठेगा, झुका हुआ हर शीश उठेगा। दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। सामाजिक समरसता होगी, उर में करुणा ममता होगी। ऊंच नीच का Welcome to Manage WordPress, hosted by GoDaddy. It's the simplest solution for rolling out and growing. सामाजिक दायित्व बोध उभरा है, उससे जन साधारण का व्यक्तित्व अधिक निखरा है। हमें यहाँ ऐसी ही संवेदना जगानी है, मर्यादित जीवन शैली को अपनानी है। विजयादशमी का यह पर्व शौर्य का पर्व है। आइए सीमोल्लंघन कर अपने शक्तियों को विकसित और सामर्थ्य युक्त कर राष्ट्र की सेवा का संकल्प करें। आज का यह उत्सव सभी के सहयोग से पूरे उत्साह के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। हमारे निमंत्रण को मान देकर पूज्य संतों ने ऑनलाइन हमें आशीर्वाद दिया है। आपकी कृपा हम पर निरंतर मिलती रहे, यही कामना करता हूँ। नागरिक बंधु सज्जन वृंद हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अपनी मातृशक्ति के साथ उपस्थित
दे रही आभान कितनी पूर्व पुरुषों की व्यथाएं, पूर्व पुरुषों की व्यथाएं। विजय का जय गान लेकर आ रही केशर हवाएं। कुछ नए सामर्थ्य का फिर भाव प्रकटा हर डगर में। देख कर व्यापक उजाला सुप्त कलियां खिल रही है। शक्ति की आराधना की भावना जगने लगी है। विजिगीषा की गंध लेकर चेतना विकसित हुई है। आज पौरुष के नए स्वर गुनगुनाते जा रहे हैं। आज के स्वर हर हृदय को स्पर्श करते जा रहे हैं। हर नवीन उल्लास में हम स्वर्ण जीवन पा रहे हैं। आज के हर शब्द जीवन छंद रचते जा रहे हैं। ज्योति गरिमा जग रही है हर मनुज के श्रांत मन में। हिंदुता फिर विजयता की अर्चना करने लगी है। शक्ति की आराधना की भावना जगने लगी है। विजिगीषा की गंध लेकर चेतना विकसित हुई है। राम शक्ति जागृता जब वानरी अक्षौहिणी ले चली है जय पताका कृष्ण की नारायणी। संगठित फिर देव शक्ति असुर वंश विनाशिनी। शक्ति की साकार यमुना धर्म की मंदाकिनी। ज्ञान रवि का तेज बिखरा हर्ष छाया जन हृदय में। राष्ट्र शंभु विश्व पूजित
अस्मिता सजने लगी है, शक्ति की आराधना की भावना जगने लगी है। विजिगिषा की गंध लेकर चेतना विकसित हुई है। विजिगिषा की गंध लेकर चेतना विकसित हुई है। माननीय विदर्भ प्रांत संघचालक आदरणीय श्री रामजी हरकरे, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक श्रीमान राजेश जी लोया, महानगर के सहसंघचालक श्रीमान श्रीधर जी गाड़गे, उपस्थित अधिकारी गण, मेरे सामने तथा ऑनलाइन पर उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, श्रद्धेय संतवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के इतिहास में शायद संघ के प्रारंभ का दिन छोड़ दिया, 1925 की विजयादशमी को छोड़ दिया, तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है, क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है, विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है, और उसका कारण हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी उसका कारण है। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने चिंतन के लिए भी कोई कम रोचक नहीं रहा है। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है
और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है, तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद। वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आंच थी वो मन के मन में रहेगी। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी, और कोरोना ही छाया रहा। ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है। बहुत सारी घटनाएं होती रही है, आज तक होती रही है, लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है। एक बात हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कोरोना बीमारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है। इसके कारण है, कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी, क्या फैलेगी, इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया। सावधानी के लिए नियम लगाए, सावधानी के लिए उपाय भी बताए, और केवल बताए नहीं, उन उपायों का निर्वहन हो, अमल हो, इसकी बहुत तत्परता से योजना की। माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई। उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का, तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया। लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है। इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए। रात दिन परिश्रम करते रहे। स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ, कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया। यानी जो पीड़ित लोग थे
उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की, इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए। सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और 7 दिन चला ले सकते हैं, हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं हो, उनको पहले दीजिए। पूजनीय बाला साहब के भाषण में एक बार बात आई थी, सार्वजनिक भाषण में, दाई नीड इज ग्रेटर, ऐसी एक कहानी। वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण। गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। उसके कारण कठिनाई नुकसान यह भी हुआ, लेकिन बड़ा चित्र तो शासन, प्रशासन, जनता, इनका परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना। मातृशक्ति भी लग गई, बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी, मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने ये पहली बार लिया होगा। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज और सांस्कृतिक धन है। हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है, जीने का तरीका है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां है आयुर्वेद जैसी, कुछ आदतें डाली है घरों के संस्कारों में। हर बार हम बाहर से आते, पैर धोकर अंदर जाते, हाथ धोकर किसी वस्तु को हाथ लगाते, ऐसी छोटी छोटी आदतें, ये सारा हमारा सांस्कृतिक संचित जो है उपकारक, वो हमारे परिचय में फिर से एक बार आ गया। हम भूल रहे थे इसको, और वो सब सहजशील है हमारा, करुणा के स्वभाव का, सेवा के स्वभाव का, वो बड़ा वेग से सारे समाज के हृदय से प्रकट हुआ और सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ। इस अनुभूति को हमने शायद पहली बार पाया है। सेवा में रत जिनके नाम सबको मालूम है, जिनके नाम किसी को मालूम नहीं, सेवा कर रहे अभी तक, आगे भी करेंगे, सेवा करते करते बलिदान हो गए, ऐसे सब अपने समाज के बंधु भगिनी, चिकित्सक, सब प्रकार के कर्मचारी, समाज के सभी वर्गों से आने वाले सेवा परायण घटक, ये अभिनंदन के पात्र है। और जिन्होंने सेवा करते करते अपना बलिदान दिया, वो सारे हुतात्मा, उनके स्मरण में, उनकी पवित्र स्मृति में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। परिस्थिति अभी पूरी गई नहीं, चल रही है, लेकिन चरण बदल गया है। महानगर संघ चालक जी के प्रास्ताविक में उल्लेख था, अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं, रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार पे जो रोजगार है वो रोजगार सिखाने की व्यवस्था चाहिए। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। इतने दिन शिक्षा बंद रही, विद्यालय बंद रहे, फीस नहीं मिली, तो विद्यालय संचालकों के सामने फीस का पैसा न मिलने से स्कूल चलाने की समस्या है, शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे इसकी समस्या है।
शिक्षकों का वेतन बंद रहा तो अब अभी भी पूरा वेतन देने की सबकी स्थिति नहीं है, तो अब घर कैसे चलाएं, इसकी समस्या उनके सामने है। छात्र पढ़ाई में पिछड़ गए, ये एक बात है, और अब फिर से विद्यालयों में जाने लगेंगे तो जिनके रोजगार गए ऐसे अभिभावकों के पास उनकी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षकों के उदर निर्वाह की व्यवस्था करना, विद्यालयों के निर्वहन की व्यवस्था करना, यह एक सेवा का आयाम ध्यान में आता है। और ये सारी परिस्थिति है, धीरे धीरे इसमें से हम बाहर आने वाले हैं, लेकिन तब तक जो तनाव है, उस तनाव के कारण समाज में, परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, निराशा आती है। उसमें से एक तरफ अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है, दूसरी तरफ आत्महत्या की ओर व्यक्ति बढ़ते हैं। ये तीनों विकृतियां न आए, कठिनाई में भी, कष्टों को झेलते हुए भी सामाजिक पारिवारिक जीवन स्वस्थ रहे, इस प्रकार का सलाह परामर्श समुपदेशन उसकी आवश्यकता है। स्वयंसेवक तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आवश्यकता है, तब तक सेवा उनका स्वभाव है। समाज के सभी अन्य लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लंबे समय तक सेवा करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता को समझकर वो अपने प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी तक कोरोना के लड़ते समय समाज ने जो अपना दम दिखाया, ये एक तरह से दम की लड़ाई है, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत जानकारी नहीं है दुनिया में। रूप बदलने वाला विषाणु है, इसकी घटना बदलती है, बहुत शीघ्र फैलता है, बहुत शीघ्र पकड़ता है, लेकिन हानि का प्रमाण कम है। हानि करने की उसकी क्षमता अन्य विषाणुओं के तुलना में कम है, इतना ही दुनिया में उसकी जानकारी है। इसलिए लंबे समय तक इसके साथ रहना पड़ेगा, इसको जीतना पड़ेगा। तो उस दम को कायम रखते हुए इस दम की लड़ाई में हम कोरोना को पराजित करेंगे, इस संकल्प के साथ वो सेवा जारी रखनी चाहिए। इस वातावरण के आर्थिक सामाजिक परिणामों से अपने बंधुओं का और स्वयं का बचाव करते रहना चाहिए। उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना चाहिए। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहना, दक्षताएं उनका पालन करना, इसकी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे जीवन तो रुक नहीं सकता, बंद तो नहीं रह सकता, तो उसका खुलना प्रारंभ हो गया है। व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, ये सब शुरू हो रहे हैं और शुरू होने पड़ेंगे, रुकिए नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा जब शुरू होता है तो कोरोना से बचने के सारे नियम अनुशासन और कोरोना से समाज को बचाने के लिए आवश्यक कर्तव्य, सेवा आदि, इसका निर्वाह हमको सतत करना पड़ेगा। ये दायित्व हम सभी का है। ये जो नया रूप समाज का हमने देखा, एकजुट खड़ा होकर, और जितना बड़ा संकट है उससे बड़ा रूप धारण किया समाज की सेवा ने, उसको जब हम देखते हैं तो कई और बातें ध्यान में आती है। अंतर्मुख होकर विचार हुआ, केवल अपने समाज में नहीं, सारे विश्व में ही ऐसा हुआ। सिंहावलोकन, आत्मावलोकन करने लगे लोग, और इसलिए एक शब्द बार बार सुनाई देता है आजकल, न्यू नॉर्मल, ऐसा कहते हैं। यानी क्या? किस परिस्थिति ने हमको कुछ अनुभव दिया। एक तो बात है कि कृत्रिम बातें जो हमारे जीवन में घुस गई थी, वो हमको जबरदस्ती बंद करनी पड़ी, और ये ध्यान में आया है उनके बंद होने से नुकसान कुछ नहीं, फायदा है। अब कल ही एक बात सुनी, एक सज्जन के घर
विवाह के लिए जाना है कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये परिस्थिति चलेगी ऐसा मानकर उन्होंने और उसकी व्यवस्था की है। तो वर पक्ष वधू पक्ष दोनों की ओर से आने जाने वालों की संख्या कम है। जो आने वाले हैं उनको भी वो एक दिन सबको नहीं बुलाएंगे, वो उनके समूह बनाकर अलग अलग दिन बुलाएंगे ताकि भीड़ न हो। मास्क वगैरह सारी बातों का और व्यवस्था वगैरह सब ठीक रहेगी, देखेंगे। तो ये सब वो बता रहे थे कि आप आएंगे तब ऐसा देखेंगे। और उन्होंने कहा ये सब हुआ तो सारी फिजूल खर्ची हमारी टल गई और हम दोनों तरफ के यानी वधू पक्ष और वधू पक्ष, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को और 3-4 लाख रुपए खर्चे की बचत हो गई। तो ऐसी बातें तो हमारे ध्यान में आई। हम जिन बातों के बिना रह नहीं सकते थे ऐसा हमको लगता था, उन बातों को छोड़कर हम रहे। आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, इसका आईना हमारे सामने खड़ा हो गया। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कृत्रिम क्या है, वास्तविक क्या है। वास्तविक बातें चलती रही, कम मात्रा में चली होगी लेकिन चलती तो रही। ये सारा हमने देखा। उसका विवेक हमको एक तरह से फिर से मिलने के लिए आया, हमने उससे फिर से भेंट की। और ऐसा चलने के कारण हमने देखा कि 8-10 दिन के बाद ही हवा में हमको ताजगी का अनुभव हुआ। ये सर्वसामान्य प्रतिक्रिया है सारे देश में। नदियों नालों के पानी में हमने स्वच्छता देखी, क्योंकि जो बातें बंद हो गई उसके कारण वहां गंदगी छोड़ना भी बंद हो गया। हमने अनेक प्रकार के पक्षी अनेक वर्षों के पश्चात फिर से खिड़की के बाहर हरियाली पर बगीचे में देखे। ये आनंद हमको मिला, अनावश्यक हमने छोड़ दिया और जो आवश्यक हमने इन बातों के चलते दूर किया था, इसको भयवश क्यों न हो, मजबूरीवश क्यों न हो, अपनाया तो उसका आनंद हमको मिला। सारे विश्व में ये अनुभव है। अपने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसका महत्व फिर से ध्यान में आ गया, स्वच्छता का महत्व ध्यान में आ गया। पुराने अपने और उपचार पद्धति में जो दवाइयां बताई है, हमारे आंगन के पेड़ पौधों का क्या उपयोग है, ये हमारे ध्यान में आ गया। और इसलिए अभी विचार शुरू हो गया है कि ये जो पुराना उपयोगी हमने गलती से छोड़ दिया था, अभी फिर से मिल गया है। देश काल सुसंगत रूप में उसका आचरण फिर से कैसा करे, उन बातों का महत्व, उन बातों की शाश्वतता हमारे ध्यान में आई है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर वापस आकर आचरण करना कितना उपयोगी है, यह हमारे ध्यान में आ गया है। कुटुंब व्यवस्था की महत्ता, पर्यावरण के साथ मित्र बनकर जीने का महत्व, ये दिखता है पूरे विश्व में। सोचने की दिशा में परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन ऐसा ही आगे चलेगा कि परिस्थिति सामान्य होते ही फिर से पहले जैसा लोग व्यवहार करने पड़ेंगे लगेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन एक बार तो कोरोना की मार ने ऐसी कुछ सार्थक बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। और इसलिए हम देखते थे कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट की बात हो रही थी। मनुष्य के जीवन को दिग्दर्शित बाजार करेंगे और इसलिए विश्व का एक बाजार होने से मानवता की एकता हो जाएगी, ऐसा चल रहा था। अब संवाद में अंतर आ गया। अब संवाद जो चलता है उसमें अपने अपने राष्ट्र को अच्छा करना और उस राष्ट्र की विशिष्टता को साथ लेकर उसको सुरक्षित रखकर अपने राष्ट्र के द्वारा विश्व के जीवन में सकारात्मक योगदान होना, इसी से मानव जीवन सुखी, संपन्न, शांति युक्त और समरसता युक्त बनेगा। ये बात सबके और ध्यान में आ गई है। और इसलिए हमको भी सोचना पड़ेगा।
हमारे मूल्यों से, परंपराओं से, शाश्वत ज्ञान से फिर से भेंट हुई है, लेकिन इतने दिन हमने उनको नहीं अपनाया तो हम थोड़ा उनका स्वरूप, अर्थ आदि भूल गए हैं। हमको विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में वो क्या है, तब हम उसको अपना सकेंगे, अपना और मानव जीवन का हित कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा, जीवन तो नहीं थमा, कोरोना ने हमको रोक दिया, जीवन को तो नहीं रोक सकते। जीवन की अनेक बातें चलती रही। अब ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है। लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। सामरिक तैयारी में, आर्थिक अपनी स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, अपने संबंधों में और पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमको चाइना से शक्ति में, व्याप्ति में बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है, हमको ये करते रहना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हम चाइना को रोक सकते हैं। पड़ोसी देश ब्रह्मदेश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये केवल हमारे पड़ोसी थोड़े हैं, ये तो हजारों वर्षों के साथ हमसे संबंधित, लगभग हमारी प्रकृति वाले, हमारे स्वभाव वाले देश हैं। तो इनके साथ जल्दी हमको जोड़ लेना चाहिए। मतांतर तो होते ही है, मतभेद होते हैं, विवाद के विषय भी होते हैं। सीमाएं जब लगती है तो विवाद होते ही है, घर एक दूसरे को लगता है तो कुछ तो विवाद छोटा बहुत रहता ही है। इन सारी समस्याओं से मनमुटाव न होने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गति से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले हैं, हमारा स्वभाव किसी से लड़ने का नहीं है। लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं, इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है। हमारी मित्रता की वृत्ति को दुर्बलता समझकर, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे झुका सकते हैं इनको, हम चाहे जैसे इनको मोड़ सकते हैं, उनकी गलतफहमी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति
और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते हैं उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। सारे राष्ट्र में आज यह आत्मविश्वास की हवा चल रही है। हमको उस सजगता को, उस सावधानी को, उस एकता को बनाए रखना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक चीनी ही नहीं है जिसके कारण ऐसा विचार करना है। अपनी सीमाओं की बाह्य सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उसकी उसी दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से ही अंतर्गत सुरक्षा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल भर में जो हुआ उसको जरा विश्लेषक नजर से आप देखिए तो आपके समझ में आएगा। समाज की सावधानी, शासन प्रशासन की तत्परता कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान में आता है। अपने यहां प्रजातंत्र है, इसलिए अनेक दल है। दल है तो विरोध है। सत्ता में जो है वो सत्ता से बाहर हो और हमको वो सत्ता मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा रखना ये प्रजातंत्र की एक विशेषता है। यानी वो चलता है प्रजातंत्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता का खेल है। तो सत्ता के बाहर है वो प्रयास करते हैं कि अभी नहीं तो कम से कम अगले चुनाव में तख्ता बदल जाए और हम बैठे जहां वो बैठे, उसके लिए चाले चलते हैं, चलता है। परंतु इसमें भी एक विवेक है ना। हम एक देश के लोग हैं, हमारी आपस में स्पर्धा हो सकती है, हमारा आपस में युद्ध नहीं हो सकता। चुनाव ये कोई दुश्मनों की लड़ाई नहीं है, चुनाव एक स्पर्धा है। स्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ हो, स्वस्थता पूर्वक चले, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे इन दांव पेचों के कारण समाज में विभाजन पैदा होता है, दूरियां बढ़ती है, समाज के दो वर्गों में कटुता पैदा होती है, तो ये ठीक नहीं है, ये राजनीति नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों का लाभ लेकर भारत को दुर्बल बनाने के लिए, खंडित रखने के लिए, भारत के समाज को विभाजित, मनमुटाव भरा, भेदों से जर्जर समाज बनाने के लिए उत्सुक ऐसी शक्तियां है, दुनिया में भी है, भारत में भी है, भारत में उनके हस्तक भी है। अपनी विविधताओं को वो भेद बताते हैं और आपस में झगड़ा लगाते हैं। और ऐसी जो घटनाएं होती है उससे, इसलिए जो घटना हो ही नहीं। समाज में अत्याचार क्यों हो, विषमता का व्यवहार क्यों हो, ये होना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा देश है, एक आध बार हो भी गया तो भी शासन को तुरंत तत्परता पूर्वक दौड़कर अपराधियों को पकड़ लेना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए। समाज का इसमें सहयोग होना चाहिए। हम लोगों की कृति, समाज की कृति इन घटनाओं की प्रतिक्रिया देते समय राष्ट्रीय एकात्मता का ध्यान व सम्मान रखकर समाज में विद्यमान सभी पंथ, प्रांत, जाति, भाषा आदि विविधताओं का सम्मान रखते हुए उस संविधान कानून की मर्यादा के अंदर ही अभिव्यक्त हो, यह अत्यंत आवश्यक है। अपने देश में ऐसे लोग हैं जो स्वांग रचते हैं, जिनकी निष्ठा इन बातों पर बिल्कुल नहीं है। वो संविधान के विरुद्ध कानून को ताक पर रखकर हिंसा करते हुए नजर आते हैं, भारत तेरे टुकड़े हो ऐसी घोषणा करते हैं, नजर आते हैं। लेकिन वो ऐसे प्रसंगों में अपने आप को संविधान, धर्मनिरपेक्षता आदि आदि के बड़े रखवाले बताकर और ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, समाज को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं।
अपने देश का संविधान प्रदत्त करते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो दो भाषण हुए, उसमें उन्होंने जिन तरीकों को ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है, अराजकता का व्याकरण कहा है, ऐसी बातें सिखाने वाले ये लोग हैं। और ये लोग देश और समाज को तोड़कर दुर्बल रखने का उद्योग करते हैं उनके अपने निहित स्वार्थों के लिए। उनसे बचना समाज को सीखना पड़ेगा। वो भ्रम फैलाते, ऐसा भ्रम संघ के बारे में फैलाने का उनका पूर्वापार उद्योग चला है। आजकल वो अप्रभावी है, ये बात अलग है, लेकिन जान लेना चाहिए, जैसे संघ के बारे में भी जान लेना चाहिए। हम हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ऐसा कहते हैं। इसको लेकर भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए जानना चाहिए। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थों को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है, लेकिन संघ की भाषा में उस केवल पूजा खान पान तक मर्यादित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता। वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है। इसलिए संघ मानता है कि यह जो शब्द है हिंदू, भारतवर्ष को अपना मानने वाले, उसके संस्कृति के वैश्विक और सार्वकालिक मूल्यों को आचरण में उतारना चाहने वाले तथा यशस्वी रूप में ऐसा करके दिखाने वाली उसकी पूर्वज परंपरा का गौरव मन में रखने वाले सभी 130 करोड़ समाज के बंधुओं को लागू होता है। हम ऐसा मानते हैं। उस शब्द के विस्मरण से हमको एकात्मता के सूत्र में पिरोकर देश व समाज से बांधने वाला बंधन ढीला होता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये इतिहास है अपने देश का। और इसलिए हम देखते हैं कि जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं वो इस शब्द के टीका टिप्पणी से ही शुरू करते हैं। हम हिंदू नहीं है इस बात को पहले फैलाते हैं। हमारी जो छोटी पहचाने हैं, हमारा देश विविधता से युक्त देश है, तो अनेक जाति पंथ प्रांत भाषा हमारी ही है। एक ही हमारे बड़ी पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में ये सारे आए हैं। पहले से यहां पर थे, कुछ बाहर से आ गए, वो भी इसका हिस्सा बन गए। ये सारी हमारी छोटी पहचाने, हमारी विविधता है। हिंदू विचार में ऐसी सब विश्व भर की विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है, पूर्ण स्वीकार है, पूर्ण सम्मान है। परंतु इन विविधताओं को वो लोग बताते कि आप लोग केवल विविध प्रकार के लोग नहीं हो, आप लोग अलग अलग प्रकार के लोग हो। डाइवर्सिटी को वो सेपरेटनेस बताते हैं, क्योंकि बीइंग डिफरेंट का अधिकार उनके पास नहीं है। हम बीइंग डिफरेंट को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो डिफरेंस को सेपरेटनेस बताते हैं। हाथ की उंगलियां अलग होती है, एक उंगली दूसरी जैसी नहीं होती, हाथ पैर जैसा नहीं होता, चेहरा पीठ जैसा नहीं होता, लेकिन एक ही शरीर का अंग है। इस अलग अलग रूप को वो लोग अलगाव का मूल बनाते हैं, उल्टी पट्टी पढ़ाकर, और समाज में झगड़ा उत्पन्न करते हैं। वास्तविक में हम देखते हैं कि हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में, तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं।
परंतु इस देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है, लेकिन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। और इसलिए इन सब अर्थों को मन में, कल्पना में रखकर संघ चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है। हम हिंदू है यानी क्या है? यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये कहां की मान्यता है? ये भारत की मान्यता है। भारत के सब पंथ संप्रदायों की, भारत के सब जाति वर्गों की, भारत के सब भारतीय भाषा भाषिकों की यही मान्यता है। और भारत के बाहर के संप्रदाय भाषा को लेकर यहां रहने वाले लोगों में भी, क्योंकि वो भारतीय पूर्वजों के वंशज है, ये बात उतरी है, उनको पहचानना चाहिए। क्योंकि ये कुछ छोड़ना नहीं पड़ता आपको हम हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। केवल हमारी भाषा, हमारा पंथ संप्रदाय, हमारा प्रांत, इसी का वर्चस्व रहे देश में, बाकी सब गौण हो जाए, ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो छोड़नी पड़ती है। मन से हम दूसरों से अलग है, हमको अलग रहना है, ये अलगाववाद छोड़ना पड़ता है। मन से हम ही सही, बाकी सब गलत, ये कट्टरपन छोड़ना पड़ता है। उस कट्टरपन के चलते आई हुई मतांतरण जैसी गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है। और इन बातों की, इन विविधताओं को अलगाव बनाकर हम लोगों को भड़काने का सतत उद्योग करने वाले लोगों से हमको बच के रहना पड़ता है। द्वेष सिखाने वालों से बच के रहना पड़ता है। भारत की विविधता में मूल में स्थित शाश्वत एकता को तोड़ने का घृणित प्रकार ऐसे ही करने वाली मंडली है, मैंने बताया। वो ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं, अलगाव खड़ा करते हैं और घुस जाते हैं और सहायक करके आते और मालिक बनकर बैठ जाते, लीडरशिप करने लगते। भारत तेरी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जाता है आजकल, ऐसे लोग दिखते हैं ना। एक अजीब बात भारत में चली है कुछ वर्षों से, राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन व अलगाव की भावना, भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है। उसको पहचानना चाहिए, धैर्य से रहना है, इनके भड़काने वालों की बातों में आना नहीं है। संविधान व कानून का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से वो जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। एक दूसरे के स्वार्थों का समन्वय करते हुए जो बनते हैं, एक होते हैं, वो स्वार्थ अलग होते ही टूट जाते हैं। ये हमारा स्वार्थ का नाता नहीं है, ये हमारा जोड़ने के लिए नाता है, आत्मीयता का नाता है, समरसता का नाता है। इसको पहचान के रहना पड़ता है। और इसलिए एक दूसरे के प्रति व्यवहार में हम लोग संयमित, नियम कानून तथा नागरिक अनुशासन के दायरे में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं तो परस्पर विश्वास का वातावरण बनता है। और यह वातावरण एक बार बनता है तो जो भी जिसकी समस्या हो,
सब मिल बैठकर ठंडे दिमाग से, समन्वय से उसका हल निकाल सकते हैं। हर समस्या का हल निकलेगा, लेकिन उसके लिए ये सारी समस्याएं किसी एक वर्ग संप्रदाय की नहीं है, किसी एक प्रांत भाषा की नहीं है, संपूर्ण हिंदू जाति की है। वैसे सारा समाज मिलकर आपस के सौहार्द के आधार पर, आत्मीयता समरसता के आधार पर, अपनेपन के आधार पर जब विचार करता है तब हर समस्या का हल निकलता है। ऐसा नहीं करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, अविश्वास बनता है। आक्रामक भाषा, आक्रामक कृतियां, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की, द्वेष की कृतियां, इससे वातावरण कलुषित होता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, और जब विश्वास नहीं रहता तब समस्या क्या है ये समझ में भी नहीं आता, हल साधना तो दूर बात है। भय की भावना में अनियंत्रित हिंसक आचरण को बढ़ावा मिलता है, दूरियां और विरोध बढ़ते रहते हैं। और इसलिए धैर्यपूर्वक सौहार्द का व्यवहार रखना, उसको बढ़ाना, इसके लिए आवश्यक है, अपनी अपनी पहचान है, वो मान्य है, पूर्ण स्वीकार है, परंतु हम सबकी एक बड़ी पहचान है, भारत माता के पुत्र, भारतीय पूर्वजों के वंशज, भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, उसको आगे संवर्धित करने के लिए जीने वाले हम सब। इसको हम हिंदू कहते हैं, आप और कुछ कहते हो, लेकिन यही आशय है, इस सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी कोई अलग महत्वाकांक्षा नहीं है, हमको हावी होना नहीं है, हमको साथ रहना है, साथ चलना है। भारत से कोई भारतीय अलग हो नहीं सकता, हो गया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। चारों ओर उदाहरण है, जिन्होंने भारत नाम छोड़ दिया, भारतीय से अलग हो गए, उनका क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। ये सारा दृश्य हमको दिशा निर्देश दे रहा है, भारतीयों को सबको एक भावना में मिल जाना चाहिए, अपने यहां जिसको इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, भावनिक एकता। उस भावनिक एकता और भारत में सभी विविधताओं का स्वीकार, सम्मान, इसकी जो भावना है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये हिंदू संस्कृति है, उसके मूल में हिंदू परंपरा है, यहाँ का हिंदू समाज है, उसकी प्रवृत्ति स्वीकार की है, उसकी सहिष्णु आचरण पद्धति है, और वो सबका सम्मान आदर करना चाहता है, इसलिए यह सब चलता है। संघ में हिंदू हिंदू बहुत बार चलता है, फिर से मैंने चर्चा की, इसलिए की कि इससे संबंधित बाकी शब्द है। स्वदेशी, आजकल अब ये कोरोना की परिस्थिति में स्वदेशी का महत्व सबके ध्यान में आ गया। तो स्वदेशी में स्व क्या है? देशी तो नीति है, लेकिन उस नीति के मूल में जो स्व क्या है? वो स्व यही हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर और संपूर्ण विश्व को बंधुभाव और स्वीकार्यता की नजर से देखकर, एक कुटुंब के रूप में मानकर और सहिष्णुता की घोषणा की, संकुचित मतभेदों की मृत्यु घंटा, ऐसा अपने भाषण में कहा। वो जो विवेकानंद ने वर्णन किया है उनके उस 3 मिनट के भाषण में, वही यही हिंदुत्व है, वही हमारा स्व है। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर महाकवि, उन्होंने स्वदेशी समाज ऐसा एक लिखा है। उस स्वदेशी समाज में भारत के नवोत्थान की कल्पना उन्होंने जिस आधार पर की, उसको बिल्कुल साफ साफ हिंदू शब्द का उपयोग करते हुए उन्हें रखा है, वही है। योगी अरविंद ने उत्तर पारा में कहा था, वही यह हिंदू है। 1857 के बाद खूब विचार मंथन करके अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, विकसित करने के लिए, आधुनिक रूप में सजाने के लिए जो आत्ममंथन चला, सक्रियता चली लोगों की, उनका चिंतन हुआ, उस सारे चिंतन का सार अपने संविधान के प्रस्तावना में है। वही हमारी आत्मा है, वही हिंदुत्व है, उसमें भी इसी की घोषणा होती है। उसके आधार पर देश के बौद्धिक विचार मंथन की दिशा होनी चाहिए। उसके द्वारा किए जाने वाले सारासार विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक निकष उसके ही आधार पर निश्चित होने चाहिए।
हमारे राष्ट्रीय मानस की आकांक्षा, अपेक्षा और दिशा उसी के प्रकाश में साकार होनी चाहिए। हमारे पुरुषार्थ के भौतिक जगत में किए जाने वाले उद्यम, उसके गंतव्य, हमको क्या चाहिए और उसके प्रत्यक्ष परिणाम उसी आत्मा के अनुरूप होने चाहिए। तब और तभी भारत को स्वदेशी युक्त स्वनिर्भर कहा जाएगा। उत्पादन का स्थान भारत में हो, ठीक है, उत्पादन में लगने वाले हाथ भारत के हो, यह भी ठीक है, उत्पादन के विनिमय से मिलने वाले आर्थिक लाभ भारत में ही रहने चाहिए। परंतु इससे केवल नहीं होता, उत्पादन करने के पीछे जो विचार है, ये सारा पुरुषार्थ करने के पीछे जो विचार है, वो स्व आधारित होना चाहिए। विनोबा जी ने इसीलिए कहा कि स्वदेशी यानी क्या? स्वावलंबन तो हम सब समझते हैं, उसका उन्होंने उपयोग किया, स्वदेशी यानी स्वावलंबन, लेकिन दूसरा शब्द उपयोग किया अहिंसा। ये कहां से आ गया भाई? स्वदेशी में अहिंसा कहां से आ गई? क्योंकि वो भारत की सनातन आत्मा का जीवन का मूल्य है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि स्वदेशी केवल सामान और सेवा तक सीमित नहीं है, उसका अर्थ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, हम समझ सकते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता, यह भी हम समझते हैं, लेकिन आगे उन्होंने बात कही, बराबरी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्थिति। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेन देन को उन्होंने ना नहीं कहा है। हम ऐसे बने इसलिए बराबरी से बात करके अपनी शर्तों के आधार पर हम कंपनियों को बुलाते हैं। हमारे लिए अपरिचित कोई टेक्निक है, वो लाने के लिए हम कुछ सहूलियत देते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन भारत की दूसरी विशेषता है, वो सहचिंतन में विशेष विश्वास करता है। तो ये निर्णय सारे सहमति बनकर होने चाहिए। स्व का अवलंबन तो अभिप्रेत है, हमारी दृष्टि के आधार पर हम अपने गंतव्य को और गंतव्य तक जाने के रास्ते को निर्देशित करते हैं। उसी दौड़ में शामिल होकर जिसमें दुनिया भाग रही है, उसमें हम जीत जाते हैं तो पराक्रम तो निश्चित है, लेकिन उसमें स्व नहीं है। यानी इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है, तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है, ऐसा मैंने सुना, पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्षय परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो, आपका विचार क्या है, आपकी दिशा क्या है। कृषि नीति तो केवल अच्छी फायदेमंद कृषि इतने से काम नहीं चलता। हमारी जो कृषि की कल्पना है, हम सबसे पुराने कृषि करने वाले देश हैं, तो कृषि हमारा धर्म है। हमारा किसान स्वतंत्र रहता है अपने बीज बनाने के लिए, वो कृषि करता है, अपनी कृषि करता है, उसके मामले में वो आत्मनिर्भर रहता है, उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता, कर्जा नहीं लेना पड़ता। सोसाइटी के कर्जे में डूबकर आत्महत्या करने की बारी उसकी आती नहीं, क्योंकि अपना बीज वो घर में बना सकता है। खाद, कीटकनाशक, दवाइयां वगैरह सब उसके घर में वो बना सकता है, अपने को जितनी चाहिए, और आवश्यकता है तो दूसरों को दे भी सकता है। ऐसी नीति चाहिए। अपने माल का भंडारण वो कर सकता है, अपने माल का संस्करण, वैल्यू एडिशन वगैरह वो कर सकता है। ऐसी व्यवस्था करने वाली नीति स्वदेशी होगी। हमारी इतनी पुरानी कृषि है, तो उसमें काल सुसंगत अनुभव सिद्ध ज्ञान हमारे पास है। 8000 केवल चावल की प्रजातियां अपने पास थी, बहुत सी चोर के ले गए, चुरा के पश्चिम के लोग। अभी शायद
3,500-4 हजार बची है। लेकिन ये प्रजातियां हमारे किसान ने कहाँ तैयार की? हमारे पास प्रयोगशाला और शास्त्रज्ञ नहीं थे, हमारा किसान ही शास्त्रज्ञ था, उसका खेत ही प्रयोगशाला थी। इतना उसको प्रबुद्ध बनाया था हमने। उस ज्ञान के आधार पर हमारे पास जो पुराना है, जो आज उपयोगी है, जैविक खेती, ये हमारी परंपरा है, उसकी आज सारी दुनिया को आस है। हमारे किसान को फिर से हमने बुला दिया, उसको स्वतंत्रता के बाद योजना पूर्वक हमको फिर से सिखाना चाहिए। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की अच्छी तकनीकी जो काल सुसंगत है हमारे देश काल परिस्थिति में, जो उपयोगी है विश्व के लिए भी और हमारे लिए भी, ऐसी तकनीकी भी उनको सिखानी चाहिए। कारपोरेट जगत बहुत चंगुल चलता है, उसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करवाता है और उसके निरीक्षण को अपने पक्ष में प्रस्तुत करता है। वास्तव में वैसा नहीं होता। इन सारे चंगुलों के, मध्यस्थों के, दलालों के चंगुल से बचकर वो अपनी खेती कर सके, अपना उत्पादन कर सके और अपने उत्पादन को ठीक से बेच सके जहां अच्छा भाव मिलता है वहां। ऐसी जब नीति होती है तो वो स्वदेशी कृषि नीति है। आज एकदम आज की परिस्थिति में लागू हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन कल लागू कर सके इस तरफ ले जाने वाली नीति, वो स्वदेशी कृषि नीति कहलाएगी। ऐसी नीति होनी चाहिए। और हम देखते हैं आजकल कि अर्थ, कृषि, श्रम, उद्योग तथा शिक्षा नीति में स्व को लाने की इच्छा रखकर कुछ आशा जगाने वाले कदम अवश्य उठाए गए हैं। व्यापक संवाद के आधार पर एक नई शिक्षा नीति घोषित हुई। संपूर्ण शिक्षा जगत ने उसका स्वागत किया, हम भी उसका स्वागत करते हैं। वोकल फॉर लोकल की घोषणा है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वदेशी की संभावना से भरा हुआ एक अत्यंत अर्थपूर्ण उत्तम प्रारंभ है। लेकिन इसका क्रियान्वयन पूरा करना पड़ेगा और तब तक बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। करने वाले सब लोग अगर स्वदेशी से सुपरिचित है तो वो ठीक हो सकेगा। इसलिए स्व का या आत्म तत्व का विचार हमको इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में सबको आत्मसात करना पड़ेगा, तब ये बातें आगे ठीक चलेगी। हमारे भारतीय विचार में जैसा मैंने कहा, सहमति को महत्व है, संघर्ष से प्रगति हम नहीं मानते। हाँ, संघर्ष का स्थान है, अन्याय निवारण का अंतिम उपाय हमने संघर्ष को माना है, वो तब मान्यता देते हैं। लेकिन विकास और प्रगति हमारे यहां समन्वय के आधार पर सोची गई है। इसलिए हमारे यहां किसान स्वतंत्र है, अपनी खेती खुद करता है, उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन वो जो खेती करता है वो दुनिया को खिलाने के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं करता। खेती करता है तो एक जमाना ऐसा था, खेती सबसे अच्छी, लेकिन सबसे अच्छी खेती जब थी तब किसान वो सबसे अच्छी है, अधिक फायदा देने वाली इसलिए नहीं करता था, वो सबको खिलाने के लिए। खेती करना हमारा धर्म है इसलिए करता था, समाज की धारणा करने के लिए करता था, क्योंकि ये मन की आत्मीयता सबके प्रति, आत्मीयता की भावना के आधार पर एक ही राष्ट्र पुरुष के अंग के रूप में परस्पर निर्भरता से चलने वाली व्यवस्था बनाकर वो चलता था। सभी का लाभ, सभी का सुख ये साधता था। ये जो आत्मीयता और विश्वास की भावना है वो नीति बनाते समय जैसे शिक्षा नीति में हुआ, सभी संबंधित पक्षों और व्यक्तियों से व्यापक विचार विनिमय होकर परस्पर सकारात्मक मंथन, उससे सहमति बनती है, उससे निकलती है। सबके साथ संवाद, उसमें से सहमत, उसका परिणाम सहयोग, इस प्रक्रिया के कारण विश्वास, अपने आत्मीय जनों में, समाज में यश श्रेय आदि प्राप्त करने की यही प्रक्रिया बताई है ना। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के राजनीतिक नेतृत्व के से हम इन अपेक्षाओं को कर सकते हैं। समाज और शासन के बीच एक और स्तर है प्रशासन का,
वो पर्याप्त संवेदनशील और पारदर्शी होना चाहिए, तब यह कार्य अधिक अच्छी तरह संपन्न होगा। क्योंकि सहमति के आधार पर किए गए निर्णय बिना परिवर्तन के तत्परतापूर्वक जब लागू होते हैं, तब वह समन्वय और सहमति का वातावरण और मजबूत होता है। घोषित नीतियों का क्रियान्वयन आखिरी स्तर तक हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, ये देखने की आवश्यकता हमेशा रहती है। उसके बारे में सजगता और नियंत्रण सदा आवश्यक रहता है। नीति निर्माण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन में भी तत्परता व पारदर्शिता रहने से नीति में अपेक्षित परिवर्तन के लाभों को पूर्ण मात्रा में पा सकते हैं। सभी विचारवान लोगों का ध्यान अपने देश की आर्थिक दृष्टि में कृषि उत्पादन को विकेंद्रित करने वाले छोटे और मध्यम उद्योग, रोजगार सृजन, स्वरोजगार, पर्यावरण मित्रता तथा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में शीघ्र स्वनिर्भर होने की आवश्यकता की तरफ आकर्षित हुआ है। इन क्षेत्रों में कार्यरत हमारे छोटे बड़े उद्यमी, किसान आदि सभी इस दिशा में आगे बढ़कर देश के लिए सफलता पाने के लिए उत्सुक है। उनकी इच्छा है हम कुछ अच्छा करें जिससे देश बड़ा हो। लेकिन बड़े देशों की प्रचंड आर्थिक ताकत के आगे वो थोड़े दुर्बल है। उस स्पर्धा में शासन को उनको सुरक्षा कवच देना पड़ेगा। कोरोना की परिस्थिति के चलते 6 महीनों के अंतराल के बाद फिर खड़ा होने के लिए सहायता देने के साथ ही वह पहुंच रही है, यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारे स्व की दृष्टि के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें करेंगे, तो ये सारे हमारे जो स्वप्न है परम वैभव संपन्न विश्व गुरु भारत के, वो सत्य में उतरेंगे, अवश्य उतरेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनमें फिर अधूरापन रहेगा। लेकिन अब ये शासन नीति वगैरह इसकी चर्चा ठीक है, परंतु मुख्य दायित्व, मूलभूत दायित्व, गुरुतर दायित्व समाज का होता है। ये जो स्व का महत्व हमारे ध्यान में आया है, राष्ट्रीयता का, सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता का, पर्यावरण का विचार, उसके प्रति कृति की तत्परता, ये ढीली नहीं पड़नी चाहिए। कोरोना चला जाएगा हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तब संभव होगा जब संपूर्ण समाज निरंतर अभ्यास इसका करेगा और ये अपने स्वभाव में लाएगा। उसके लिए क्या करना, इसका विचार करना चाहिए। अभी गीत में आपने सुना, छोटी छोटी कृतियों से बड़ी बातें। हम अपने छोटे छोटे आचरण की बातों में परिवर्तन लाने का क्रम बनाते हैं। नित्य इन सब विषयों के प्रबोधन के उपक्रम चलाकर हम अपने आदत के इस परिवर्तन को कायम रखकर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक परिवार, कुटुंब इसकी इकाई बन सकता है। हमको अब कुटुंब प्रबोधन पर सबको ध्यान, अपने कुटुंब के प्रबोधन पर ध्यान देना चाहिए, और जिनको बनता है वो और कुटुंबों को भी इसमें शामिल करें। लेकिन अपने कुटुंब से प्रारंभ करना, जैसा मैंने पहले भी कहा था एक बार, कि एक दिन आनंद के साथ घर में आकर श्रद्धा के अनुसार भजन और इच्छा के अनुसार भोजन आनंद से करना, सब ने एकत्र आकर, जितने भी वहां परिवार के लोग रहते हैं, और उसके बाद बैठकर 2-3 घंटा गपशप करना, चर्चा करना। उस चर्चा में से जो फलित निकलता है, कुछ करने की बातें निकलती है, उनको अगले हफ्ते तक लागू करना। अगले हफ्ते में और चर्चा और संकल्प। ऐसा आगे बढ़ते हैं तो ये बातें लागू होती, क्योंकि बातें तो है पुराने समय से चलती आ रही, कुछ बातें तो प्रयोग से हमको ध्यान में आई, उपकारक है, लेकिन सभी बातें ऐसी होंगी ऐसा नहीं। और बिना परीक्षा के कुछ भी स्वीकार नहीं करना। कोई बात नहीं है इसलिए भी अच्छी नहीं है, और पुरानी है इसलिए भी अच्छी नहीं है। बात का उपकारक होना, उपयुक्त होना नएपन पुरानेपन पर निर्भर नहीं करता। और इसलिए कहते हैं संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। परीक्षा करके बातों का स्वीकार होना चाहिए। अगर परीक्षा करनी है तो परिवार में उसकी अनौपचारिक चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि चर्चा से ही बातें सब पहलुओं के ध्यान में आती है। निर्णय देंगे तो हो सकता है गलती हो जाए,
लेकिन सब लोग मिलकर पूरी उसकी छानबीन करते हैं, सब दृष्टियों से देखते हैं और उसके बाद अगर स्वीकार करते हैं तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। और नई पीढ़ी को चर्चा करके अगर आप बताएंगे तो मन से स्वीकार करेंगे, आदेश देंगे तो जब तक मजबूरी है तब तक करती रहेगी। और इसलिए जैसे हम संघ के स्वयंसेवकों को कहते हैं कि कुटुंब बैठक करो, अभी शाखाएं शुरू हो रही है, लेकिन कुटुंब बैठक छोड़ो मत, अपने कुटुंब में संघ की चर्चा करते रहो, ताकि नई पीढ़ी संघ की भी परीक्षा करके उसको स्वीकार करेगी, तो मन से स्वीकार करेगी। ऐसा अनौपचारिक चर्चा होने से किसी उपयुक्त वस्तु को स्वीकारने का या अनुपयुक्त व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने का मन बनता है, तो स्वेच्छा से स्वीकार होता है। छोटे छोटे विषय, अपने घर का रखरखाव, अपने घर की साज सज्जा, अपने कुटुंब की गौरव परंपरा, अपने कुटुंब में काल सुसंगत क्या रीति रिवाज चलते आए हैं, अपनी कुल रीति क्या है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण का विषय, अपने घर में पानी का बचाकर उपयोग हो, अपने हाथ की बात है। अपने घर में कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल न रहे, हम कर सकते हैं। अपने घर में जगह नहीं है तो गमलों में फूल सब्जी पौधे कुछ उगाओ, आंगन है तो हरियाली, सब्जी का बगीचा, यहां से लेकर तो और वृक्षारोपण के उपक्रम कार्यक्रम तक कृति में शामिल होना। क्योंकि ये अभी महानगर संघ चालक जी ने कहा कि रोज का समय, रोज का धन और रोज का श्रम अपने लिए तो लगता है, परिवार के लिए तो लगता है, समाज के लिए कितना लगता है। परिवार में चर्चा हो, सब लोग अपना संकल्प करें। ऐसे कार्यक्रमों में, प्रबोधन के उपक्रमों में जाना, इसकी आवश्यकता है। रक्तदान है, नेत्रदान है, वृक्षारोपण है, जल संधारण है, अनेक प्रकार की सेवाएं, कितनी ही बातें समाज में हम कर सकते हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। सारा समाज हमारा है, तो सारे समाज में हमारे मित्र है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग में है। हम लोगों का जिनके घर में जाना आना होता है परिवारों में, वो केवल एक वर्ग के हैं, केवल विशिष्ट वर्गों के हैं, कि संपूर्ण समाज के सभी वर्गों में हमारे मित्र हैं। हम उनके घर जाते कुटुंब सहित, वो हमारे घर आते कुटुंब सहित, ये कैसे हो सकता है? सामाजिक समरसता के प्रारंभ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाषण बहुत होते हैं, छोटी कृतियों से प्रारंभ करके परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को लाने के लिए ऐसा योगदान अपना कुटुंब दे सकता है। ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में सद्भाव, शुचिता, संयम, अनुशासन सहित मूल्याधारित आचरण का विकास कर सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारा सामूहिक व्यवहार भी नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए परस्पर सौहार्द बढ़ाने वाला व्यवहार हो जाता है। प्रबोधन के द्वारा समाज के सामान्य घटकों का मन अपनी अंतर्निहित एकात्मता का आधार स्वर हिंदुत्व को बनाकर चले तथा देश के लिए पुरुषार्थ में अपने राष्ट्रीय स्वरूप का आत्मभान, सभी समाज घटकों की आत्मीयतावश परस्पर निर्भरता, हमारी सामूहिक शक्ति सब कुछ कर सकती है, यह आत्मविश्वास, हमारे मूल्यों के आधार पर विकास यात्रा के गंतव्य की स्पष्ट कल्पना जागृत रहती है, तो निकट भविष्य में ही भारतवर्ष को संपूर्ण दुनिया की सुख शांति का युगानुकूल पथ प्रशस्त करते हुए बंधुभाव के आधार पर मनुष्य मात्र को वास्तविक स्वतंत्रता व समता प्रदान करने वाला भारतवर्ष इस नाते खड़ा होता हुआ हम देखेंगे। ऐसे व्यक्ति व कुटुंबों के आचरण से संपूर्ण देश में बंधुता, पुरुषार्थ तथा न्याय नीति पूर्ण व्यवहार का वातावरण चतुर्दिक खड़ा करना पड़ेगा। यह प्रत्यक्ष में लाने वाला कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह खड़ा करने के लिए ही 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित स्थिति ही समाज की सहज, स्वाभाविक व स्वस्थ अवस्था है। शतकों के आक्रमण ग्रस्तता के अंधकार से मुक्त हुए अपने इस स्वतंत्र राष्ट्र के नवोदय की पूर्व शर्त यह समाज की संगठित अवस्था है। इसी को खड़ा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्रयत्न किए। स्वतंत्रता के पश्चात इस गंतव्य को ध्यान में लेकर ही उसको युगानुकूल भाषा में परिभाषित कर उसके व्यवहार के नियम बताने वाला संविधान हमें मिला है।
उसको यशस्वी करने के लिए पूरे समाज में यह स्पष्ट दृष्टि, परस्पर समरसता, एकात्मता की भावना तथा देश हित को सर्वोपरि मानकर किया जाने वाला व्यवहार इस संघ कार्य से ही खड़ा होता है। इस पवित्र कार्य में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से व तन मन धन पूर्वक देश भर में लक्षावधि स्वयंसेवक इस अभियान के इसका काम कर रहे। आपको भी, सभी नागरिक सज्जन माता भगिनियों को विनंती, आपको भी उनके सहयोगी कार्यकर्ता बनाकर देश के नवोत्थान के इस अभियान के रथ में हाथ लगाने का आह्वान करता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रश्न बहुत से, उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक, वैभव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक। भारत माता की जय। सावधान, उत्तिष्ठ, आरम। संघ दक्ष, ध्वज प्रणाम, 1 2 3। संघ वीर, वाम हृत, आरम, स्वस्थ। संघ दक्ष, विश्रम।